नमस्कार, मैं हूं सिद्धिका और आज मैं आप सबको बताने वाली हूं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 2022 विधानसभा चुनाव के लिए कितना तैयार हैं। जब एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि पिछली बार आपका नारा था काम बोलता है, इसके बावजूद भी आप हारे, क्यों? इस बार कैसे जीतेंगे और क्या जीतेंगे? तब उन्होंने जवाब दिया, जितना काम समाजवादियों ने किया था वो कहीं ना कहीं हम पहुंचाने में नाकाम रहे। चाहे एक्सप्रेसवे बनाया हो, लेकिन उसका मकसद हम लोग नहीं बता पाए। जो मंडियों का सुदृढ़ीकरण किया था वो नहीं बता पाए। बिजली जितनी बनाई थी वो नहीं बता पाए। ट्रांसमिशन लाइन जितनी बनाई थी वो नहीं बता पाए। मेडिकल कॉलेजेस बनाए थे वो नहीं बता पाए। लैपटॉप का क्या फायदा होगा ये नहीं बता पाए। लेकिन इधर 5 साल में लोगों ने जब से एक्सप्रेस भी यूज किया है, जब से कोरोना आया एम्बुलेंसेस को मदद करते हुए देखा है, जब ऑनलाइन पढ़ाई थी लैपटॉप से लेकर के सब इस्तेमाल करते हुए लोगों ने देखा है। जो आज लखनऊ में 4G है या जियो का है वो समाजवादी पार्टी की देन है, जिसकी वजह से इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें क्रिएट हुआ है। आज भी ये सरकार समाजवादी पार्टी के कार्यों का उद्घाटन कर रही है। उनसे दूसरा सवाल किया गया कि आपकी सरकार जब भी बनी है तब लोगों ने कानून व्यवस्था खराब बताई है, इस धारणा को आप कैसे बदलेंगे? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि जो पार्टी का परसेप्शन क्रिएट है इधर, वो ये परसेप्शन क्रिएट हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर इस सरकार में बेहतर नहीं रहता है। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जहां लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी, लॉ एंड ऑर्डर कैसे अच्छा रहे, आम लोगों को कैसे न्याय मिले, उसके लिए जरूर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर काम होगा। और मैं आपको ये भी दिला दूं याद कि सबसे बेहतर रिस्पांस सिस्टम पुलिस को अगर किसी ने दिया है तो समाजवादी पार्टी ने दिया है। और डायल 100 अगर आप देखेंगे तो उसमें जो फोन उठाने पर मैंने महिलाएं रखी, लड़कियों को रखा। और इसलिए रखा कि अगर कोई तकलीफ और परेशानी में है और अगर कोई बार बार फोन उठा रहा है तो हो सकता है कि पुरुष रहेगा तो व्यवहार उसका खराब हो सकता है। और कई बार महिलाओं के साथ घटना होती है तो कुछ बता नहीं पाएंगी, क्योंकि अगर पुरुष फोन उठाएगा तो इसलिए समाजवादी पार्टी की देन है कि डायल 100 में लड़कियों को ही रखा गया, महिलाओं को ही रखा गया। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो आज है, क्या किसी मुख्यमंत्री से आप सोच सकते हैं ये कहें ठोको राज चल रहा हो? आज सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ यूपी में है, सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अगर नोटिस दिए तो यूपी को दिए। तीसरा सवाल जो उनसे पूछा गया कि क्या दूसरी जातियों के महापुरुषों के मंदिर प्रतीक स्थलों पर जाएंगे और क्या आप अयोध्या जाकर दर्शन और दान पुण्य करेंगे, तब उन्होंने कुछ इस प्रकार जवाब दिया। ये सवाल मंदिरों में जाने का, ये बीजेपी वालों को मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी जानकारी रखते हैं लेकिन ये जानकारी नहीं रखते कि हम बचपन से जा रहे हैं मंदिर में। हमारे गांव में पता कर लीजिए नेताजी किस समय से बजरंगबली जी की पूजा कर रहे हैं, किस समय से ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर कोई मंदिर चला गया तो उनका कोई फील्ड को इंक्रोचमेंट हो रहा है, उनका इंक्रोचमेंट हुआ जा रहा है। मैं जितने भी भगवान है सबको मानता हूं, सबको पूछता हूं, देवी देवताओं को। और जहां हमें देवी देवता दिख जाते हैं वहीं हम हाथ जोड़ लेते हैं। अब बीजेपी को क्या तकलीफ है उसमें? अगर कोई हमें बुलाए और कहे कि भगवान परशुराम जी के मंदिर का में आना है, आपको दर्शन करने हैं, तो स्वीकार किया, मैं गया हूं। इसमें बीजेपी को क्या तकलीफ है? क्या अयोध्या में जिन अधिकारियों ने जमीन पर कब्जा किया है, क्या ऐसे अधिकारियों की कोई लिस्ट भी है क्या आपके पास? जब से माहौल बदला है तब से अधिकारी चुपचाप बताते जा रहे हैं कि ये कागज है, ये भी देख लीजिए, ये भी कह दीजिए। इसके अलावा उनसे एक और सवाल पूछा गया कि क्या मंदिर की राजनीति बीजेपी के लिए फायदेमंद है या नहीं, और आपको अगर कृष्ण जी का सपना आता है तो कृष्ण जन्मभूमि की बात क्यों नहीं करते हैं? तब उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि मुझे भगवान परशुराम जी के दर्शन करने का मौका मिला, उनके मंदिर में जाने का मौका मिला। और मैंने पहले भी आपसे कहा कि हमारे धर्म में चंदा नहीं है, दक्षिणा है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के नहीं बनाना चाहती। भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम का मंदिर जानबूझ करके नहीं बना रही। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि जब समाजवादी सरकार में 22 महीने और 24 महीने में 323 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन सकता है, इनको भगवान श्री राम के मंदिर से मतलब नहीं है, इन्हें वोट से मतलब है। कांग्रेस ने 40% टिकट का वादा करके आपसे महिला मुद्दा छीन लिया, इस पर आप क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी पहले से
बेटियों के लिए और महिलाओं के लिए कार्यक्रम चलाती आई है। तो आने वाले समय में बेटियों के लिए, बहनों के लिए और माओं के लिए क्या योजना होगी वो हमारे घोषणा पत्र में हम लोग लेकर के आएंगे, क्योंकि ये भी बड़ा वर्ग है। केवल टिकट इसलिए दे देना, इसलिए अनाउंस कर देना कि इन्हें चुनाव हराना है, समाजवादी पार्टी उन्हीं को टिकट देगी जो चुनाव जीतेंगी। तब उनसे पूछा गया कि आप कहां से चुनाव लड़ेंगे और आपने कितने पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया है। इस बार अगर पार्टी तय करेगी कि मुझे चुनाव लड़ना है तो जरूर मैं चुनाव लड़ूंगा, और पार्टी अगर ये तय करेगी कि पहले चुनाव लड़ाइए फिर चुनाव लड़िए, वो भी मानूंगा मैं। क्योंकि जैसा हमारे साथियों ने कहा कि हमारा केवल एक ही विजय रथ है, उनके 6 रथों पर हावी है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन कई दलों से हो चुका है, जिसमें सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है, उनके साथ गठबंधन हुआ है। डॉक्टर संजय चौहान जी की एक पार्टी है, उससे गठबंधन हुआ है। राजमाता कृष्णा पटेल जी, उनकी पार्टी से गठबंधन हुआ है। महान दल से गठबंधन हुआ है। चाचा का दल है हमारा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, उससे गठबंधन हुआ है। आरएलडी से गठबंधन हुआ है। महिला सशक्तिकरण के लिए जब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया कि समाजवादी पार्टी उस पर क्या करेगी, तब अखिलेश यादव ने कुछ इस प्रकार से जवाब दिया। नहीं, अगर आप पे कोई सुझाव हो सहमत हो सकते हैं हम उससे के लिए। जहां तक भागीदारी उनको देने की बात है, एम्पावरमेंट की, समाजवादी पार्टी में सरकार में लगातार कोशिश की है। और जहां कहीं चुनाव लड़ने वाली भी अगर हमारे यहाँ रहीं, जिन्होंने अच्छा क्षेत्र बनाया है, उनको भी मौका दिया है। और जो योजनाओं से जहां उनकी भागीदारी हो और उनका एम्पावरमेंट कर सकें, वो भी किया। सुरक्षा को लेकर भी 1090 दिया था, आशा ज्योति केंद्र बनाए थे। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि जिन्ना राष्ट्रभक्त थे या राष्ट्र का बंटवारा करने वाले थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबसे ज्यादा चिंता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके सबसे सीनियर नेता, उन्होंने क्या कहा था, और उन्हीं के एक नेता ने किताब लिखी है। वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग हम लोगों से सवाल करने से पहले वो किताब पढ़ें और उनके सबसे बड़े लीडर ने क्या कहा। जो मैंने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा एक संस्था से पढ़कर के लोग आए और एक का रास्ता क्या था और एक का रास्ता क्या है। वहीं उनसे ये भी पूछा गया कि ओवैसी के प्रचार से एसपी को फायदा है या नुकसान। जहां तक सवाल उनके दल से है, उनके दल से समाजवादी पार्टी का कोई समझौता नहीं हो रहा। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि क्या सरकार बनने के बाद अयोध्या जमीन मामले की जांच करवाएंगे या नहीं। समाजवादी सरकार बनती है तो जांच तो ऑर्डर की है सरकार ने भी। इस सरकार ने भी स्वीकार किया है कि कोई गलती हुई है, इसलिए जांच ऑर्डर की है। सबसे पहला काम ये होगा कि रजिस्ट्री कैंसिल होनी चाहिए उन लोगों की, अधिकारी और जिन्होंने वहाँ पर ज़मीन ली है। वहाँ भगवान श्री राम के मंदिर के लिए जगह है, तो उन्हीं का मंदिर और अच्छा कैसे बने और इंफ्रास्ट्रक्चर उसके साथ साथ और क्या हम सहूलियत लोगों को देंगे, उसके लिए काम हो। लेकिन ये लोग जो कब्जा करना चाहते हैं, जो रजिस्ट्रियों में लूटना चाहते हैं, कम से कम उसकी जांच की रिपोर्ट सरकार लाएगी। अब क्योंकि जांच कर ही रही है सरकार ने भी जांच ऑर्डर की है। इसका मतलब सरकार ने स्वीकार किया है गलती हुई है सरकार से। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही 2022 विधानसभा चुनाव के सभी पार्टियों के नेताओं का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जानने के लिए UNN इंडिया के साथ जुड़े रहिए।